हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार माध्यमिक क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोगों का साइंस में हम लोगों ने केमिस्ट्री का लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए। चाहे वो धातु अधातु हो, भस्म अम्ल हो, रासायनिक अभिक्रिया हो और कार्बन तथा उसके यौगिक तत्वों का वर्गीकरण, पांचों टॉपिक हम लोग देख चुके हैं। वही यदि हम फिजिक्स की बात कर ले तो फिजिक्स में भी हम लोगों ने दो टॉपिक पहले देख चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी क्लास लिए हैं उसको ये पीडीएफ और सारे क्लासेज मिल चुके हैं, जिसमें कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देख चुके हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से इस बार कितने क्वेश्चन थे ये हमने आपको बता भी दिए थे, दिखा भी दिए थे। जो कि 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन हमने आपको सारे क्लियर वे में बता भी दिए थे। और एक बार और हम आपको सारे रिवाइज भी करवाएंगे। साथ ही साइंस और सोशल साइंस का एक और शॉर्ट पीडीएफ मिलेंगे, जिसमें कि आपका सारा क्वेश्चन एक ही में रहेंगे, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, जैसे संस्कृत में आप लोगों को दिए हैं। तो जो भी क्लास लिए हैं उसको मिल चुका होगा, और जो नहीं लिया अब तक क्लास वो सारे कैंडिडेट क्लास ले लीजिए। आपको आठों सब्जेक्ट का सारे सब्जेक्ट का तैयारी तथा उसका क्वेश्चन आंसर हम आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। आपको व्हाट्सएप पे मिल जाता है, जो कि हम उस पूरी सिलेबस का तैयारी करवाएंगे। आपके पूरे एग्ज़ाम से पहले आपको सारी सिलेबस कवर करके हम आपको देने वाले हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से ये क्लास ले लें, जिससे कि यदि आपको इस बार माध्यमिक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है तो ज़रूर से ज़रूर क्लास अटेंड करें और क्लास ले लें, जिसमें कि हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन भी देख चुके थे, ये दूसरा टॉपिक ये भी देख चुके थे। आज हम लोग मानव नेत्र देखने वाले हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार आप लोगों के एग्ज़ाम में, और इस टॉपिक से भी आते हैं। वो क्वेश्चन भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि ये टॉपिक और विद्युत धारा हमारा हो जाएगा, तो हम लोग जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फिजिक्स का, वो पिछले साल का वो सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग मानव नेत्र टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इससे संबंधित सारी जानकारियां हम लोग लेते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मानव नेत्र में यदि हम बात करें तो इसमें जैसे कि फिगर सब तो आप लोगों से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। अगर फिगर पूछा भी गया तो मतलब कि रेयर केस में आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम नोट्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो सारा कुछ। और मानव लेंस में कौन लगाया, क्या चीज़ लगा रहता है मानव में, जो एक तरीके से लेंस लगाया जाता है वह किस दर्पण का लगाया जाता है, कौन सा लेंस रहते हैं। उसके बाद किस दोष, यदि आँख में कोई डिफेक्ट आता है, कोई बीमारी हो जाता है, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो, चाहे दूर दृष्टि दोष हो, और भी बहुत सारे दोष होते हैं, तो उस समय कौन से दर्पण का उसमें यूज किया जाता है, ये सारी जानकारियाँ आपको इस टॉपिक से मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनते हैं, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनते हैं, रेटिना पर बनते हैं। यदि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव नेत्र किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या? बहुत ही सिंपल में आप उसे लिख सकते हैं कि मानव नेत्र, जिससे कि कोई भी वस्तु को हम जो मानव देख पाता है, जिसकी सहायता से उसे हम लोग मानव नेत्र कहते हैं। और मानव नेत्र के पास अपनी प्रकाश नहीं होती है, अपनी रोशनी नहीं होती है, दूसरे की रोशनी से ही वह किसी वस्तु का पता लगा पाता है। यह आपको पता होनी चाहिए कि मानव नेत्र का खुद की रोशनी नहीं होती है। यदि खुद के अगर आपके आँख के पास रोशनी होती तो आप अंधेरे में आपको लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आपको लाइट को तो अंधेरे में ज़रूरत पड़ती है आपके। तो चाहे वो आप किसी भी माध्यम से, चाहे सूरज की रोशनी हो, चाहे दिन में, चाहे रात में, यदि हम बात करते हैं चंद्रमा की रोशनी हो, या आपके पास जो डिजिटल दुनिया में बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं लाइट का, उनके माध्यम से, तो किसी न किसी माध्यम मिलता है आपके आँखों में रोशनी का, तभी आप किसी वस्तु को ऑब्जर्व कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो आप लोग से यदि आँख की परिभाषा पूछा जाए मानव नेत्र किसे कहते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं। और जो बताना है, जो आपको दिक्कत होंगे उसके बारे में हमने लिख दिया है कि मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनती है, तो रेटिना पर बनती है। कहाँ पर बनती है, रेटिना पर मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। अगला पॉइंट है
कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये रहेगा कि मानव नेत्र में कौन से लेंस लगा रहता है। यदि ये पूछा जाए कि मानव नेत्र में कौन से लेंस लगा रहता है, कौन से लेंस या कौन सा लेंस लगा रहता है, तो आप क्या कहिएगा? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। लिखेंगे नीचे में कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है, जो कि हमें किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने में सहायक होती है। समझ गए? इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव भी हम बता रहे हैं, जो कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी अच्छे तरीके से तैयार है। इनसे बाहर आपका एक भी ना तो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, ना ही सब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराइए, आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, विश्वास करके तैयारी करिए। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होंगे। एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चन को फोड़ के आइएगा। और इस तरीके से हमने आपको संस्कृत को भी सारे कुछ ईजी में बता रहे हैं, और आपको और भी एक बार रिवाइज करवाएंगे। उसके बाद आपको हम सारा कुछ उसमें प्रोवाइड करेंगे। साथ ही हिंदी का भी हम आपको बहुत जल्द नोट्स, और उन जैसे कि हमने कुछ क्लासेज हिंदी का भी लिया है, तो उसको किस तरीके से लिखना है, उसको बहुत ही सीमित क्वेश्चन में हम आपको हिंदी को भी बताएंगे। उतने में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यहाँ आप सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा कर देता है गलती, तो यहाँ पर आप लोग इसको कितना कर सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। मतलब कि जो मानव नेत्र है वो न्यूनतम दूरी कितना देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक। उससे कम दूरी मतलब कि देखने में थोड़ा सा हो सकता है कि किसी का आंख देख भी सकता है, किसी का नहीं भी देख सकता है। लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी तक जो नज़दीक की वस्तु है उसको अच्छा से जनरल सामान्य आंख, जो सामान्य आंख है, सबकी बात कर रहे हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है, कि और किसी का आंख में डिफेक्ट है कोई, तो वो अलग बात है। लेकिन यदि किसी का आंख में डिफेक्ट नहीं है, तो जनरलाइज जो माना गया है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर की दूरी न्यूनतम। अधिकतम तो वो आप पे डिपेंड करता है। और वैसा नहीं है कि आप बहुत दूर देख सकते हैं, कि जैसे कि आप लोग बहुत सारे कहते हैं कि हम वहाँ पे बहुत कुछ देखें, वैसा नहीं होता है। कि सबकी आंखों की लिमिटेशन होता है, जितना दूर है उतनी दूर आपको दिखेगा। अगला है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। यदि किसी मानव को, किसी को भी या आपके फैमिली में, या किसी को, आपके रिलेटिव को, या आपके दोस्त को, किसी को भी यदि निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो उसको किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा उसको सही किया जा सकता है, या उसको दूर किया जा सकता है। यदि किसी को भी यदि निकट दृष्टि दोष है, तो डॉक्टर उसे कौन सा लेंस लगाते हैं? तो अवतल लेंस लगाते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा लेंस लगता है, तो ये आप बता देंगे कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस द्वारा मतलब कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है, या अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में लगाया जाता है। ठीक है, अगला है अगर निकट दृष्टि दोष में अवतल लगाते हैं, तो उत्तल लगाएंगे कि किस में? दूर दृष्टि दोष में। बस इसके अपोजिट है। अगला है कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित, मतलब जिसमें दोनों दोष है, वो दोनों दोष का मतलब कि यदि वह ज़्यादा निकट की वस्तु को भी नहीं देख पाता है, और ना ही ज़्यादा दूर के वस्तु को देख पाता है, तो उसमें कौन सा दोष माना जाता है? तो दोनों दोष माना जाता है। मतलब उसकी आंखों में ना तो ज़्यादा निकट की वस्तु देख सकती है, ना ही ज़्यादा दूर की वस्तु देख सकती है। तो ऐसे व्यक्ति में कौन से दोष होते हैं? दोनों दोष पाया जाता है। उसको क्या कहते हैं? यदि ये दोनों शब्द नहीं प्रयोग करके यदि जरा दूरदर्शिता कह रहा है, तो वो भी क्या है? मतलब कि उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो मतलब यह पीड़ित अर्थात मतलब कि वह किससे पीड़ित है? जरा दूरदर्शिता से पीड़ित है। ठीक है, अगला है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का तथा बैंगनी का सबसे कम होता है। मतलब तरंगदैर्घ्य जो उसका वेवलेंथ होती है ना, तब ना आप देखते हैं कि जो रेड सिग्नल होता है वो बहुत जगह यूज किया जाता है, क्योंकि लाल कलर जो होता है ना, उसका तरंगदैर्घ्य, उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए वो हमें दूर से ही दिख जाता है। जो उसका जो तरंगदैर्घ्य है, वो हमें तरंगदैर्घ्य के कारण लाल कलर हमें दूर से दिख जाता है। इसलिए आप ट्रेन के सिग्नल में
कोई और कलर नहीं, लाल कलर का ही प्रयोग करते देखते होंगे, क्योंकि यदि ट्रेन दूर है, यदि लाल कलर दिखा रहा है तो वो उतना दूर से दिख जाएगा, उसको ड्राइवर को दिख जाएगा, तो वो समझ जाएगा यहाँ पर कोई खतरा है, इसलिए दिखा रहा है। लाल कलर ज़्यादा दूर दिखता है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। किसका होता है? सबसे कम बैगनी का होता है। चलिए क्वेश्चन में भी हम लोगों को मिलेंगे, सारा जो भी टर्म हम लोग पढ़े हैं अभी तक वो सारा टर्म आपको क्वेश्चन में भी मिलने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और आप लोगों को फिर कहते हैं एक बार क्लास ज़रूर ले लीजिए, और क्लास लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं, क्लास ले लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोगों का रिजल्ट ख़राब होंगे तो आप लोग कॉल करके कहिए सर मेरा रिजल्ट ख़राब हो गया, कोई जुगाड़ कर सकते हैं तो कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होता, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग क्लास ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सारा कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा तैयारी होंगे। कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन मतलब क्या? अभी हमने तरंगदैर्घ्य के बारे में देखे, मतलब वो ज़्यादा फैलता नहीं, एक जगह एकत्रित ज़्यादा रहता है, मतलब उसमें विचलन कम होता है। तो मतलब जैसे कि कोई कलर में कोई रंग दिए तो वो इधर उधर फैल गया तो पता ही नहीं चला, ज़्यादा डिस्टेंस से देख रहे हैं तो वो दिखेगा ही नहीं। तो वही पूछ रहा है आपसे कि किस में विचलन कम होता है? तो किस में कम होता है? तो लाल रंग में। इसलिए अभी हम लोग पढ़े कि लाल रंग का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें विचलन सबसे कम होता है। सबसे कम विचलन होने के कारण उसमें तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, ज़्यादा इधर उधर भटकता नहीं है, उसका जो वेवलेंथ होता है, इसलिए उसमें जो वस्तु होती है वो ज़्यादा दूर तक दिख जाती है। जो लाल कलर की चीज़ें होती है वो ज़्यादा दूर से दिख जाती है। तो सबसे कम विचलन किस में होती है? लाल कलर में होती है। हालांकि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो अभी हम लोग देखें कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, और विचलन कम होता है। विचलन मतलब क्या? वो इधर उधर, जैसे कि लाल कलर है उसमें कोई मतलब रोशनी दे रहे हैं तो इसका मतलब जो कण है वो जो वेवलेंथ है वो इधर उधर इसको डाइवर्ट नहीं करेगा, वहीं पर पड़ेगा तो वो ज़्यादा दिखेगा, तो उसका मतलब विचलन कम होता है। इस कारण से इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो किसका है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य? तो लाल रंग का होता है, और इसीलिए इसका प्रयोग बहुत सारे दूर के वस्तु को दिखने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर पड़ते हैं? तो ये हम लोगों ने पॉइंट में देखे थे कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मानव नेत्र के किस भाग पर बनते हैं? तो ये रेटिना पर बनते हैं। किस पे? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। किस पर बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको। कॉर्निया, पुतली और आइरिस के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सब बिहार बोर्ड में पूछते हैं, लेकिन मध्यमा में इजी ही रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो रेटिना तक पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं, या रेटिना के बारे में लिखिए। तो ये मतलब किस पर बनता है प्रतिबिंब? तो रेटिना पर बनता है। अगला है कि एक स्वस्थ आँख कितनी दूर की वस्तु को देख सकता है? दूर वाले बिंदु को देख सकता है, तो वो कितने दूर की वस्तु को देख सकता है? तो ये आपका 25 सेंटीमीटर, सॉरी दूर की नज़दीक ना 25 सेंटीमीटर, और दूर की वस्तु मतलब अनंत तक देख सकती है, जहाँ तक उसकी मतलब नजरें जाती है वहाँ तक वो देख सकती है। तो एक स्वस्थ आँख की जो अधिकतम दूरी है वो अनंत होती है, न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और जिसको 25 सेंटीमीटर की दूरी भी नहीं दिखता उसी में निकट दृष्टि दोष होती है, और उसको किससे ठीक किया जाता है? तो अवतल लेंस, अभी हम लोग देखे थे। अगला है कि फोकस निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की जो क्षमता होती है ना, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायप्टर होता है। ठीक है, अगला है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? सामान्य दृष्टि के लिए जो स्पष्ट दिखे उसकी न्यूनतम दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर, मीटर मत बोल दीजिए, 25 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो कितने बार एक चीज़ को हम रिवाइज कर रहे हैं, आप कभी नहीं भूलिएगा। एक बार आप वीडियो देखिए इसको, मतलब इसको एक बार आप PDF से पढ़िए, फिर हम एग्ज़ाम जब होंगे उस टाइम हम आपको सारा कुछ रिवाइज करवा देंगे। किस प्रकार आप भूल पाइएगा, हम आपको इस तरीके से बताएंगे, सारे कुछ समझाएंगे, आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं। इसकी आप लोग चिंता न करें, सिर्फ आप लोग अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। आपका एग्ज़ाम है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा देर आपको पढ़ना पड़ेगा, जितने पढ़िएगा उतना आपको नंबर आएंगे। और कोई भी टीचर, कोई भी आपको मतलब ऐसा नहीं है, हम तो आपको बहुत ईजिली सारा कुछ बता रहे हैं, तो लेकिन लिखना तो आप ही को ना पड़ेगा। अगला है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो किसका, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कम किसका होता है, बैगनी का। कह रहा है कि मानव नेत्र में दूरदृष्टि किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि, तो उत्तल लेंस के द्वारा क्या, उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष ठीक किया जाता है। जिसको मतलब कि दूर की वस्तु दिखने में दिक्कत होती है, उसको किस लेंस से ठीक किया जाता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। नवा क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष किस द्वारा ठीक किया जाता है। तो मानव दृष्टि में निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो ये अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी वस्तु में निकट की वस्तु भी, ज़्यादा निकट की वस्तु देखने में भी दिक्कत है, ज़्यादा दूर की वस्तु भी उसको नहीं दिखता है, झिलपिटा दिख रहा है, तो दोनों दोष से यदि पीड़ित व्यक्ति हो तो उसको किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। या इसी दोनों दोष जिसको रहता है उसे जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं, जैसे कि हम लोग ने थ्योरी वाले सेक्शन में देखे भी थे। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ना ही अवतल का ना ही उत्तल का, किसका किया जाता है, तो बायोफोकल लेंस की, बायोफोकल के द्वारा उसको ठीक किया जाता है, जिसमें दोनों दोष हो, उत्तल भी अवतल भी दोष हो, दोनों दोष हो, तो उस व्यक्ति को किस लेंस द्वारा कैसे ठीक किया जाता है, तो बायोफोकल के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। आप लोग घबराइएगा नहीं, एक चैप्टर हम लोग आज पूरा ख़त्म कर देंगे, इसको ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, इसलिए कि आप उलबला जाते हैं। आधे घंटा लेंगे, आधे घंटा मॉर्निंग में, आधे घंटा इवनिंग के टाइम में लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा बर्डन भी ना लगे। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में, हम तो एक दिन में करवाने के लिए बहुत करवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हमने ANM का जो बैच, ANM आप लोग जानते होंगे, जो नर्स होती है उसकी क्लासेज ले रहे थे, तो विदिन 1 मंथ में ANM का सिलेबस कवर करवाए थे। समझिए वो कंपटीशन एग्ज़ाम था, उसका कवर करवाए थे। तो आप लोग का तो बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड में तो सीमित चीज़ें आती है, और कंपटीशन में तो आपको कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई ठीक नहीं है। अगला है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव किस कारण से होती है, तो ये आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। टिंडल प्रभाव किस कारण से होती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन, जिसे इंग्लिश में लाइट ऑफ स्कैटरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट ऑफ स्कैटरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकीर्णन के कारण होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी नेत्र लेंस की यदि फोकस दूरी कम हो रहा है तो उसके में कौन सी दोष आ जाता है, तो निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष आ जाता है, कम हो रहा है तो उसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। हालांकि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म के सहायता से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, मतलब प्रिज्म में ही यह प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है पुतली। आपके आँख की जो पुतली होती है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रण साइज जो पुतली आपकी ऐसे ऐसे पलक करते रहते हैं, उसको कौन नियंत्रण करता है। तो पुतली के साइज को, जैसे ऑप्शन में आपको दिया गया है, पक्षमाभि या परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना। तो पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करते हैं, परितारिका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है
कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मतलब कैसे बनता है, काल्पनिक, वास्तविक, उल्टा, बड़ा या सीधा। तो कैसे प्रतिबिंब बनाता है नेत्र किसी भी वस्तु का, तो नेत्र किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा नहीं आप बड़े चीज़ को देख रहे हैं तो आपके आँख में वो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वो आपके आँख में वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि आँख का व्यवहार कैसा होता है, तो आँख का जो व्यवहार है वो कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस की तरह। हालांकि तारों का टिमटिमाने का प्रतीक क्या होता है, तो ये तारे का टिमटिमाने का प्रतीक क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। किस कारण से तारे टिमटिमाता है, यदि आपसे अब कोई पूछा जाए कि तारे क्यों, आप यदि मान के चलिए आपकी शादी हुआ, आपके बच्चे हुए, तो आपके बच्चे पूछेंगे कि यदि पापा है तो पापा, मम्मी होंगे तो मम्मी, ये तारे क्यों टिमटिमाते, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो बोलिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। या आपके क्वेश्चन में आगे कि तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है या किस वजह से तारे टिमटिमाते हैं, तो हम लिखेंगे कि तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है, या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो जरूरत होंगे वो हम बता देंगे। अगला है कि किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है, तो यह किस कोलाइडी में होती है, यह टिंडल प्रभाव में। हालांकि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है किसको, तो जिसमें दूर दृष्टि दोष है ना, वो व्यक्ति किसको देख सकती है, तो निकट वस्तु को साफ साफ देख सकती है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकती। ठीक है, अगला है कि प्रिज्म में कितने सतह होती है, तो प्रिज्म में टोटल यदि हम सतह की बात करें तो 6 सतह होती है। कितनी होती है, 6 सतह होती है। ऐसे प्रिज्म होता है इस तरीके से, तो इस तरीके से 4 बहु ऐसे आप बना सकते हैं। इस तरीके से प्रिज्म होता है, उसका 6 सतह होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कॉल करके कह रहे हैं कि सर हमको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप देखिए तो इस टॉपिक के नीचे में आपको आंसर दिखा है, इधर नहीं है, इस साइड चल गया होगा वो पेज। मतलब कंप्यूटर पर सारा कुछ नियम होता है ना कि एक पेज है तो उसी पेज अगर समाप्त हो गया तो उससे आगे नहीं लिख सकते, आपका कॉपी नहीं ना एडजस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है ना सारे टॉपिक का आंसर दिया हुआ है, तो इसके लिए का आपको घबराने की ज़रूरत क्या है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है खोजने में, तो जैसे कि इसमें कितना थे, इसमें टोटल यदि 20 क्वेश्चन रखे हैं, तो खोजिए इसके ऊपर वाले में किसमें 20 है। देखिए इसमें 20 आंसर है, तो यही इसका होंगे। और वैसे हम तो बता ही देते हैं। इसके बाद हम लोग का विद्युत धारा देखेंगे, ये बड़ा टॉपिक है, इसमें 2 दिन समय लगेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बायो की तरफ बढ़ेंगे, तो उसके बायो की भी हो जाएगा, और बहुत जल्द आपको हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी क्लास नहीं लिए वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू।